Okay. Hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. अब देखो वक्त हर किसी का आता है और वक्त जाता भी है। रोमन रेंस का भी जाएगा क्योंकि आज नहीं तो कल उनको यूनिवर्सल चैंपियनशिप को हारना ही है। और गाइस कौन से हैं दो वो सबसे ऊपर नाम जो कि ये काम करेंगे और इसके पीछे क्या स्पेसिफिक रीजन है वो भी गाइस मैं आपको दूंगा इस वीडियो के अंदर। तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। इसके अलावा ब्रॉन स्ट्रोमैन ने खुद ही रिवील किया कि आखिर क्यों वो आए रॉ अंडरग्राउंड के ऊपर। डब्बा काटो नाम के पीछे क्या कहानी गाइस, इसके ऊपर कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इस हफ्ते की मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप सामने आ चुकी है। रूसेव ने बताया कि कैसे हम दोनों हस्बैंड वाइफ के अलग अलग कंपनी में काम करने की वजह से क्या हमारे साथ प्रॉब्लम होती है। क्लैश ऑफ चैंपियंस का पोस्टर रिवील हो चुका है और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के एमवे सेंटर की डील के बाद यानी कि थंडरडोम खत्म होने के बाद उनका क्या प्लान है इसके बारे में कुछ नई डिटेल सामने आई है। तो गाइस इन्हीं सारी बड़ी अपडेट्स को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो आप लोग लास्ट तक जरूर देखना, लेकिन उससे पहले यार चैनल के लिए थोड़ा सा अच्छा काम कर दो, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको प्रो रेसलिंग से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं। और गाइस सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप से, जिसको आपको पता है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इन योर फेस वाली थीम दी थी और पहले से काफी सारी चीजें एडवर्टाइज करी थी। और इसके पीछे का रीजन मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को एनएफएल की वजह से काफी तगड़ा कंपटीशन मिलेगा और वो चाहते हैं कि रेटिंग्स को मेंटेन कर पाएं, उनकी रेटिंग्स ज्यादा नीचे ना जाएं। लेकिन गाइस नीचे तो जा नहीं थी क्योंकि इस हफ्ते उनकी रेटिंग्स नीचे जा चुकी है। लास्ट वीक की अगर मैं आपको व्यूअरशिप की बात बताऊं तो वो थी 1.725 मिलियन व्यूअर्स, लेकिन गाइस इस हफ्ते जो व्यूअरशिप है वो 2% नीचे है और इस हफ्ते रॉ को व्यूअरशिप मिली है 1.689 मिलियन व्यूअर्स, जो कि आप कह सकते हो काफी कम है। मतलब जिस हिसाब से शो था यहाँ पर रेटिंग्स वैसी बिल्कुल भी नहीं है। और इसके पीछे ऑब्वियस सा रीजन है क्योंकि जो यूएसए के अंदर लोग हैं इस समय वो दूसरी चीजों को देखने में इंटरेस्टेड थे और शायद उन्होंने मंडे नाइट रॉ को देखना अवॉइड किया। कोशिशें डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पूरी करी, हालांकि स्टिल जो रेटिंग्स हैं इस हफ्ते वो नीचे ही रही हैं। अगली अपडेट की तरफ हम लोग चलते हैं और गाइस ये जोड़ी है डब्बा काटो नाम से। और भाई जितनी बार भी मैं इस नाम को लेता हूं मैं खुद ही सोचता हूं कि क्या वाकई में किसी का नाम है, लेकिन आपको पता ही है डब्ल्यूडब्ल्यूई अंडरग्राउंड के ऊपर रॉ अंडरग्राउंड के ऊपर डब्बा काटो नाम से एक बहुत ही डोमिनेटिंग हमको फोर्स देखने को मिलती है। और आप भी कह रहे हो कि यार ये कैसा नाम है, मतलब ये क्या नाम डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रख दिया। वेल ये हमको अजीब जरूर लग रहा है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हर किसी को अजीब लग रहा होगा क्योंकि इस नाम के पीछे कुछ वगैरह साइंस तो होगा ही। अभी हम ऐसा इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि हमको इंडियन नेम सुनने की आदत है या फिर जो कॉमन नेम है वैसे नाम हम सुनते हैं, लेकिन ये डब्बा काटो यहाँ पर बहुत अजीब सा नाम हो गया। एक तो ये हिंदी में भी सेंस बना रहा है, मतलब डब्बा काटने से हम इसको रिलेट कर रहे हैं। वेल ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन गाइस इसके पीछे डेव मेल्टजर ने बात करी। और अगर मैं आपको रियल नेम बताऊंगा ना डब्बा काटो का तो आप बोलोगे कि नहीं नहीं भाई डब्बा काटो ही सही है, क्योंकि जो रियल नेम है इस समय वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। मुझे पता है मैं इसको गलत तरीके से प्रोनाउंस करूंगा, इसलिए मैं आपको पूरी स्पेलिंग वगैरह दिखा रहा हूँ। अगर मैं सही बोल पा रहा हूँ तो उनका जो रियल नेम है वो है बाबा टुंडे आएगे बुशी। तो इस तरीके का नाम है डब्बा काटो का। तो अगर इस नाम को डब्ल्यूडब्ल्यूई यूज करती तो वो मेरे ख्याल से थोड़ा ज्यादा अजीब लगता है। एटलीस्ट डब्बा काटो बोलने में तो आ रहा है। एंड गाइस मैं आपको यही बता देता हूँ कि डब्बा काटो से पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर इसी बाबा टुंडे वाले नाम के साथ वो कंपीट कर रहे थे, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ट्रेडमार्क वाली अपनी पॉलिसी की वजह से इस नेम को चेंज कर दिया, क्योंकि ये जो बाबा टुंडे वाला नाम है उनका रियल नाम है और इसको ट्रेडमार्क करने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। वो चाहते हैं हम नया नाम दें और इसीलिए उन्होंने डब्बा काटो के साथ जो है रॉ अंडरग्राउंड के ऊपर डब्बा काटो को फीचर करना शुरू कर दिया। तो पूरे नाम के पीछे की कहानी है। बहुत ज्यादा आप लोग कमेंट कर रहे थे डब्बा काटो, तो आई होप मैंने यहाँ पर सारी चीजों को आपके सामने सही तरीके से रख दिया होगा। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और ये जुड़ी है रूसेव से या फिर आप लोग बोल सकते हो मीरो से, क्योंकि वो एडब्ल्यू के सुपरस्टार बन चुके हैं। एडब्ल्यू के अंदर कर चुके हैं वो अपना डेब्यू। और गाइस एडब्ल्यू में डेब्यू करने के बाद रूसेव ने यहाँ पर इस चीज को मेंशन किया कि कैसे लाना दूसरी कंपनी के अंदर काम करती है और इससे उनको प्रॉब्लम है। मतलब उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल परफेक्ट थिंग नहीं है जो कि एक कपल के लिए हो सकती है, क्योंकि हर टाइम पर पहले हम एक साथ रहते थे। उन्होंने बात करी डब्ल्यूडब्ल्यूई की, साथ में हम ट्रैवल कर रहे हैं, साथ में हम ड्राइव कर रहे हैं, साथ में हम सो रहे हैं, साथ में हम रेसलिंग कर रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि हम अलग अलग कंपनीज के लिए काम करते हैं तो ऑब्वियसली ये चीज पॉसिबल है नहीं। लेकिन फिर रूसेव ने यहाँ पर इस बात को भी एडमिट किया कि कैसे ये हमारी जॉब है और हमको इसके लिए करना ही पड़ेगा। बाकी यहाँ पर रूसेव ने ऐसा कोई बड़ा थ्रेट हमको अपने सामने नहीं दिखाया कि कैसे अलग अलग कंपनीज में काम करने की वजह से या तो लाना को डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर प्रॉब्लम हो या फिर रूसेव को एडब्ल्यू के अंदर प्रॉब्लम हो। वेल ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों की अलग अलग कंपनीज में अगर कपल काम कर रहे हैं तो शायद उनके लिए टेंशन वगैरह वाली बात हो सकती है, लेकिन गाइस यहाँ पर ऐसा कोई खास सीन है नहीं। हम लोगों ने जॉन मॉक्सली रेने यंग के सीन में भी देखा कि कैसे रेने यंग ने खुद डब्ल्यूडब्ल्यूई को नोटिस दिया और उसके बाद वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से गई, ना कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनके ऊपर कोई प्रेशर बनाया। इवन उसके बाद तो हम लोगों ने देखा कि रेने यंग को और भी ज्यादा टेलीविजन पर फीचर कर रहे थे। तो भाई इस मामले में दोनों कंपनीज का हिसाब सही है, लेकिन हाँ जहाँ कपल्स पहले साथ में रह पाते थे सेम कंपनी में काम करके, अब ये चीज अगर वो अलग अलग कंपनी में चले जाएंगे तो ऑब्वियसली पॉसिबल है नहीं। और यही जो दर्द है वो यहाँ पर हमको रूसेव का झलकता हुआ दिखाई दे रहा है। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और ये जोड़ी है मॉन्स्टर अमंग मैन ब्रॉन स्ट्रोमैन से, जिन्होंने सभी को सरप्राइज कर दिया जब
जब वो रॉ अंडरग्राउंड के ऊपर आए, क्योंकि वो स्मैकडाउन के सुपरस्टार हैं और यूजुअली हम लोग एक्सपेक्ट करते नहीं है कि वो रॉ के ऊपर ऐसे आए, मतलब अंडरग्राउंड के ऊपर आए। वैसे मैं आपको इससे पहले वाली वीडियो के अंदर बता चुका हूँ कि स्टिल जो ब्रॉन स्ट्रोमैन है वो स्मैकडाउन के सुपरस्टार हैं और आप कह सकते हो रॉ अंडरग्राउंड के ऊपर कोई भी आ सकता है। लेकिन क्या रीजन रहा ब्रॉन स्ट्रोमैन के रॉ अंडरग्राउंड के ऊपर आने का, वो खुद ब्रॉन स्ट्रोमैन ने ट्विटर के ऊपर रिवील किया और उन्होंने कहा कि मेरी मर्जी मैं कहीं पर भी जा सकता हूं, जहां पर भी मेरा जाने का मूड है। और गाइस इस ट्वीट के सहारे से उन्होंने डब्बा खाटो को वार्निंग भी दे दी है कि नेक्स्ट वीक वो उनको देखने के लिए तैयार हैं। और वैसे भी आपको पता ही है नेक्स्ट वीक रॉ अंडरग्राउंड के ऊपर अब तक आप कह सकते हो रॉ अंडरग्राउंड की सबसे बड़ी फाइट बुक हुई है, जो कि ब्रॉन स्ट्रोमैन और डब्बा काटो की है। बड़ी फाइट इसलिए क्योंकि आपको पता है ब्रॉन स्ट्रोमैन डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एस्टैब्लिश पहले से हो चुके हैं और रॉ अंडरग्राउंड के ऊपर अब तक डब्बा काटो को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बुक किया गया है। तो मैं काफी क्यूरियस भी हूँ, एक्साइटेड भी हूँ देखने के लिए कि यहाँ पर जीतता कौन है, क्या ब्रॉन स्ट्रोमैन को विक्ट्री मिलती है या फिर डब्बा काटो को। लेकिन इसके लिए तो हमको नेक्स्ट वीक का ही वेट करना पड़ेगा। बट वेल अभी मैं तो फिलहाल रॉ अंडरग्राउंड के लिए एक्साइटेड हूँ। और इसी के साथ गाइस हम लोग चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ और ये जुड़ी है क्लैश ऑफ चैंपियंस 2020 के पोस्टर से, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जो है रिवील कर दिया या फिर निकाल दिया है। और गाइस वो आप लोग देख सकते हो इस समय यहाँ पर आपकी स्क्रीन के ऊपर। ऑब्वियसली क्लैश ऑफ चैंपियंस है तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने यहाँ पर अपनी कंपनी के जो है सारे टॉप चैंपियंस को मेंशन किया है। बट एक चीज मुझे यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है कि भाई यूनिवर्सल चैंपियनशिप और जो बेली के हाथ में चैंपियनशिप है स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप, वो तो मेरे को बिल्कुल सेम ही लग रही है। मतलब अंतर यहाँ पर ऐसा कोई ज्यादा खास लग नहीं रहा। वेल वैसे हमको पता ही है कि जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के टॉप टाइटल्स सबका जो डिजाइन है वो बिल्कुल सेम है, बस डब्ल्यूडब्ल्यूई ने थोड़ा सा कलर में या फिर हल्का सा कहीं पर चेंज किया हुआ है। लेकिन ये जो पोस्टर है वो है क्लैश ऑफ चैंपियंस का एंड ऑब्वियसली यहाँ पर चारों चैंपियंस का आना तो बनता ही था, बाकी सिर्फ पोस्टर है, यहाँ पर ज्यादा बात करने के लिए कुछ है नहीं। हम लोग चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। और गाइस ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है, आने वाले टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हमको क्या चीजें देखने को मिलेंगी। जैसा आपको पता है अभी कुछ टाइम पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एमवे सेंटर के साथ डील करी थी और उसके बाद से हमको थंडरडोम का एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है। काफी अच्छी लाइट वगैरह होती है, इवन जो फैंस है वो भी वहां पर एलईडी के सहारे से अपीयर होते हैं। लेकिन गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई की वो वाली जो डील है वो 30 अक्टूबर तक की है और इसी वजह से मैंने आपको बताया था कि हेल इन अ सेल कैसे नवंबर महीने में होने वाला था, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसको जो है थोड़ा सा आगे खींच लिया और उसके बाद अक्टूबर महीने में आई थिंक 25 को ही है हेल इन अ सेल। अब अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई एमवे सेंटर के साथ अपनी डील को आगे बढ़ाएंगे या फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा, डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ नई चीज करेगी, तो गाइस इसके बारे में डिटेल आ चुकी है। और गाइस मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी पास वीक डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपनी एक छोटी सी टीम बना ली है जो कि ये फिगर आउट कर रहे हैं कि एमवे सेंटर के बाद हमारे जो शोज है यानी कि जो रॉ स्मैकडाउन है वो कहां से एयर होंगे। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई का थंडरडोम के साथ कंटिन्यू करने का प्लान नहीं है। और सबसे मजे की बात गाइस यहाँ पर ये कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इस बार कोई आउटडोर लोकेशन के लिए ढूंढ रही है जो कि यूएसए के अंदर साउथ स्टेट्स के अंदर होगी। एक बड़ा रीजन यहाँ पर ये भी है कि आखिर क्यों डब्ल्यूडब्ल्यूई एमवे सेंटर के साथ कंटिन्यू नहीं कर रही, और वो ये कि वहां पर उनको क्राउड लाने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपको पता है वहां का सेटअप अलग है। डब्ल्यूडब्ल्यूई की जो इस समय भी करंट डील है वो क्राउड लाने की नहीं है, वो सिर्फ एलईडी के थ्रू फैंस को लाने की है। लेकिन गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई कोई और लोकेशन में जाती है जो कि स्पेशली साउथ में है, जहां का वेदर भी काफी अच्छा है, तो आउटडोर के हिसाब से भी वो काफी अच्छा होगा। और गाइस सिर्फ हमको वहां पर फैंस भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको पता है एडब्ल्यू डायनामाइट के शो पर तो हमको कुछ कैपेसिटी में फैंस देखने को मिल रहे हैं। तो गाइस इस डील के बाद आपको पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यूई में फैंस भी लौटते हुए दिखाई दे सकते हैं, जो कि अब इतनी ज्यादा कोई बड़ी या फिर मुश्किल बात डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए है नहीं। तो फिलहाल गाइस मेरे पास ये अपडेट है डब्ल्यूडब्ल्यूई की अगली डील के बारे में, अगले प्लान के बारे में। तो देखो आगे क्या सीन बनता है और कैसे हमको डब्ल्यूडब्ल्यूई की प्रोग्रामिंग का एक्सपीरियंस देखने को मिलता है, क्योंकि पिछले कुछ टाइम में आपको पता है जब से कोविड वाला टाइम चला है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कोशिश तो पूरी करी है कि कैसे भी करके वो फैंस को अच्छा एक्सपीरियंस दे। और गाइस इसी के साथ हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट फैन स्टोरी की तरफ, जो कि जुड़ी है रोमन रेंस के यूनिवर्सल चैंपियनशिप के टाइटल रेन से। अभी बात तो हम सभी लोग जानते हैं कि इस बार जो रोमन रेंस का टाइटल रेन होने वाला है उसको डब्ल्यूडब्ल्यूई थोड़ा सा लेंथी बनाने वाली है, क्योंकि उनके प्लान्स हैं कि रोमन रेंस को स्मैकडाउन के ऊपर एज ए चैंपियन थोड़े लंबे टाइम के लिए फीचर किया जाए। और जो मेरे को पहला टाइम लगता है कि कब रोमन रेंस के हाथ से चैंपियनशिप जाने का चांस है वो है रेसलमेनिया 37। स्टिल हो सकता है उसके बाद भी डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन रेंस को ही चैंपियन बनाए, लेकिन गाइस करंट सीन के हिसाब से कौन से वो दो नाम है जो कि रोमन रेंस को डीथ्रोन कर सकते हैं और बनेंगे नए यूनिवर्सल चैंपियन। पहला नाम तो गाइस यहाँ पर ऑब्वियसली आप लोगों ने प्रेडिक्ट कर लिया होगा, यह है द फील्ड ब्रे वायट का, क्योंकि आपको पता है फील्ड का जो है पूरे समय गोल ही रहने वाला है कि कैसे वो यूनिवर्सल चैंपियनशिप को वापस हासिल करें। स्टिल आपको पता है रोमन रेंस के साथ वो फ्यूड में नहीं है, लेकिन उनके फायरफ्लाई फनहाउस के अंदर हमको हर हफ्ते देखने को मिलता है कि कैसे ब्रे वायट अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को मिस कर रहे हैं। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई का एंड में रोमन रेंस एंड द फील्ड का मैच करने का प्लान है, और गाइस उस टाइम पर पूरा चांस है कि फील्ड फाइनली अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को वापस ले लेंगे, क्योंकि उस टाइम तक हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई एज अ हील सुपरस्टार रोमन रेंस को अच्छे से स्मैकडाउन के ऊपर जो है दिखा सके, और उसके बाद शायद फिर वो मौका मिलेगा फील्ड को जहां पर वो रोमन रेंस को हरा देंगे। लेकिन गाइस जो दूसरा नाम है वो इस समय शॉकिंग हो सकता है आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर की। आपको गाइस मैं एक बात पहले क्लियर कर दूं कि रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर की फ्यूड विंस मैकमैन को बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। मतलब हर पेपर व्यू के अंदर, हर बड़े शो के अंदर विंस मैकमैन का बस चले तो वो इस मैच को करवा सकते हैं, और ऐसा हम लोगों ने पास्ट में देखा है। फिर चाहे रेसलमेनिया 31 की बात करें, फिर चाहे रेसलमेनिया 34 की बात करें, समर स्लैम की बात करें, कई बार हमको इनके मैचेस देखने को मिले और विंस मैकमैन इस मैच को काफी पसंद करते हैं। और गाइस क्योंकि अब आपको पता है यहाँ पर एक अच्छी स्टोरी लाइन भी है जहां पर पॉल हेमन रोमन रेंस के साथ पेयर हो चुके हैं, और पॉल हेमन का जो रिश्ते नाते हैं
वो ब्रॉक लेसनर के साथ भी है। तो गाइस ऐसे में आपको इन फ्यूचर ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस का मैच यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए देखने को मिल सकता है, लेकिन शर्त यहाँ पर यही रहेगी कि तब तक रोमन रेंस अपने कंधों पर यूनिवर्सल चैंपियनशिप को संभाल कर रखें। और गाइस ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस को इसीलिए हरा सकते हैं क्योंकि WWE ऐसे सुपरस्टार से रोमन रेंस को हरवाएगी जो कि पहले से ही एक बड़ा नाम हो, ताकि रोमन रेंस का जो कैरेक्टर है वो डिस्ट्रॉय ना हो, मतलब उस तरीके से रोमन रेंस ना आ रहे। तो इस तरीके से फील्ड एंड ब्रॉक लेसनर गाइस इस समय सीन को देखते हुए करंट सिनेरियो के हिसाब से दो ऐसे नाम है जो कि रोमन रेंस को हरा सकते हैं और डिथ्रोन करके बन सकते हैं नए यूनिवर्सल चैंपियन। बाकी कमेंट करके आप लोगों को मुझे बताओ कि आप लोग किस नाम को ज्यादा प्रेफर करोगे कि वो रोमन रेंस को हराकर यूनिवर्सल चैंपियन बने, क्या वो नाम ब्रॉक लेसनर का होगा या फिर फील्ड का। इसके अलावा गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक के बिना कहीं मत जाना और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन, क्योंकि चैनल के ऊपर आपको प्रो रेसलिंग से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।